अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में। हूँ आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद और शहजाद रज़ा हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में। हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर आवाम को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, एहसास करते हुए बहुत सारी नरमी करने का फ़ैसला किया है। लॉकडाउन जो कि अब 2 माह से जारी था, इसमें बहुत सारी सख्तियाँ थी, कारोबार बंद था। पाकिस्तान का वो तबका जो कि दिहाड़ीदार और मजदूर तबका है, उनके लिए मुश्किलात थी, रोज़गार कमाना मुश्किल हो रहा था। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया गया है कि हफ्ते के रोज़ से 9 मई से कुछ सेक्टर्स में नरमी की जाएगी और लॉकडाउन को नरम किया जाएगा। ताहम इस हवाले से SOPs भी जारी किए गए हैं। उनका ख़ास ख्याल रखने के हवाले से बड़ी पुरजोर अपील भी की गई है और आवाम से इल्तमास भी की गई है और वज़ीर-ए-आज़म ने भी ये कहा है कि हुकूमत का साथ दें ताकि हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकें। शहजाद, आज जो फ़ैसला हुआ है, समझते हैं इसमें काफ़ी हद तक आवाम को रिलीफ मिलेगा, कोरोना के खिलाफ जंग में ये मददगार साबित होगा? जी बिल्कुल, फैसला तो ये रिजवान करना ही था हुकूमत ने, आज करती या कर करती तो ये फैसला हो गया। लेकिन अहम बात यह है कि जिस चीज़ पर बाकायदा जोर दिया जा रहा है वो उन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो करना है जिन्हें हम SOPs कहते हैं। और ये आप सबको मालूम है नाजरीन के आप मीडिया में ये मुसलसल देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि वो SOPs क्या हैं, कि अगर दफातर हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बायोमेट्रिक की अटेंडेंस यानी हाज़िरी जो लगाई जाती है उसको हटा दिया गया है पहले ही बहुत सारी जगहों पर। और आइंदा जो दफातर और वो कमर्शियल जो एंटिटीज़ हैं वो ओपन होंगी तो ये चीज़ वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। थर्मल स्कैनिंग की वहाँ पर एक रिकमेंडेशन और SOP का हिस्सा है। एम्प्लॉयज़ को ग्लव्स और मास्क कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है वो प्रोवाइड करने हैं, जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वहाँ पे। सैनिटाइजर्स रखने हैं ताकि बार बार वो अपने हाथों को जरासीम से पाक कर सकें। इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को इकट्ठा शिफ्ट्स में यानी कि एक ही वहाँ पे जमघट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप शिफ्ट में एम्प्लॉयज़ को आपने बुलाना है ताकि कम से कम इससे बचा जा सके। और इसके साथ साथ यकीनन रिजवान आगाही बहुत सी लोगों को है लेकिन बार बार इसको रीइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पर जो बैनर्स हैं इंफॉर्मेशंस के लिए जो आपने वहाँ पे चीज़ें लगानी है वो बहुत अहम है, ये SOP का हिस्सा है। इसके साथ सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात पहले ही बहुत दफ़ा की जा चुकी है कि इसको हर इदारे ने अपने तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करना है। इसके साथ साथ मसाजिद जिनका 20 नकाती एजेंडा जो प्रेसिडेंट और उलमा कराम में फ़ाइनल हुआ था वो उसी तरह मनोवान उस पर अमल जारी रहेगा। कारपेट जैसे नहीं होंगे, फर्श की धुलाई होगी, वजू घर से करके आना है। 50 साल से ज़ायद या बच्चों को मसाजिद में आने से उन्होंने अर्ज किया है कि वो घर पर मौजूद रहें और मसाजिद में आने से गुरेज करें। इसके साथ साथ ये तो वो बात रिजवान हो गई कि जो एम्प्लॉयर्स के एंड पे बात है, लेकिन साथ साथ आपको जैसे भी आपने खुद कहा कि 5 बजे से अफ्तार के वक्त यानी सुबह सहरी के बाद से लेकर शाम 5 बजे तक ये बाज़ार खुलेंगे। तो बाज़ार जब खुलेंगे तो ख़रीदारों का रश होगा। तो कुछ SOPs उनके लिए भी हैं कि आपने लाइन कैसे बनानी है, 5 से 6 फुट के फासले पे कैसे खड़े होना है, अपने मास्क आपने कैसे पहन के रखना है। और कल जैसे हम बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने कहा कि जो शख्स मास्क पहने बगैर निकलेगा उस पर जुर्माना वो करेंगे और उसी जुर्माने से मास्क खरीद के उसको दे दिया जाएगा। तो ये SOPs बहुत अहम है। कारोबार खुलना बहुत एक नागुज़ीर बात थी, आपने एक पहिया चलाना है, मईशत को चलाना है, लेकिन इससे खुलने से कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की सेकंड वेव या उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हालात हो जाए हमारे। तो वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब इन SOPs पे वो लोग, इदारे भी, एम्प्लॉयर्स भी, एम्प्लॉयज़ भी और कस्टमर्स भी, ये सारे के सारे अमल करेंगे तभी इसका जो है सही हमें बेनिफिट मिलेगा। रिजवान, शहजाद, आपने पीक फैक्टर की बात की तो आई थिंक 2 महीने का जो हमारा लॉकडाउन रहा है, कारोबार मुतासर रहे हैं, दफातर बंद रहे हैं, स्कूल कॉलेज अभी भी बंद हैं, तो पीक फैक्टर तो इस तरफ भी आ रहा है गुर्बत की वजह से या फिर हमारे वो तमाम लोग जो माशी चैलेंजेस हमें दरपेश रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इजहार किया तो कोरोना का पीक भी आ रहा है। 20 मई तक का कहा गया है कि 20 मई और जो जून का पहला हफ्ता है ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इसमें अगर हमारा एक रवैया अमूमी तौर पर जब हम मार्केट जाते हैं या फिर ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, घर से निकलते हैं, तो हम ये समझते हैं और ये कहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं कि कुछ नहीं होता, जैसे अल्लाह की मर्जी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन अक्ल अल्लाह ताला ने दी है और इसी का इस्तेमाल करने के लिए, एहतियात करने के लिए भी फरमान भी हैं। आपको एहतियात भी करनी है, बीमारी से खुद को भी बचाना है और दूसरों को भी महफूज रखना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में तमाम एक्सपर्ट्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये नज़र नहीं आती। जो शख्स इससे मुतासरा होता है उसमें सिम्टम्स, सब मुतासरीन में सिम्टम्स नहीं आते। तो इसीलिए जब आप मार्केट निकलते हैं, बाहर जाते हैं, घर से बाहर निकलते हैं,
एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और मार्केट्स में रश लगाने का जो हमारा एक रवैया रहा है फ़ौरन से पहले कि जल्दी से हम खरीद लें, हम रह ना जाएं, कहीं वक्त ना खत्म हो जाए, हमें जल्दी है, हमें पहले मिल जाए, तो उस सूरत में थोड़ी सी हलचल होती है, लोग आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तो इस चीज़ का देखें ख्याल रिजवान, रखें कि वक्त अपना निकाल के घर से निकलिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और बार बार इस चीज़ को हम हैमर कर रहे हैं कि कैसे इसको सोशल डिस्टेंसिंग को आपने इंश्योर करना है, लेकिन हमारे अंदर वो उस चीज़ की कमी ये है कि हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया जी। और हमने अमूमन देखा कि ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में ईद के करीब जो है किस तरह का रश होता है, चाहे वो कपड़े की दुकानें हों या चूड़ियों के स्टॉल्स हों, मेहंदी के स्टॉल्स हों, वहाँ पर रश लगा रहता है। बिल्कुल। तो हम ट्यून्ड नहीं हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक चेंज है जो हमने अपने बिहेवियर में लानी है। इसी पे हम बात भी करेंगे, हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। पैनल से बताया जा रहा है कि हमारे गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। डॉक्टर मोना काजिम सीनियर तज्जियाकार हैं, DW की कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, आप हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ शफक मोहम्मद सीनियर सहाफ़ी हैं, आप हमारे साथ हैं स्काइप पर, और यूनुस खान साहब हैं हमारे साथ जी अब भी स्काइप पर मौजूद। मेरा मोना काजिम साहिबा के पास चलते हैं। पहले बहुत शुक्रिया आपको मोना काजिम साहिबा हमें ज्वाइन करने का, पाकिस्तान टेलीविज़न की खसूसी नशरियात। आप अमेरिका में मौजूद हैं और बड़ी बहस चल रही है री ओपनिंग पे, कुछ लोग मुखालिफ हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप इसके हामी हैं। वहाँ पर ये भी प्रोजेक्शन की जा रही है कि खुदा न खास्ता अगले महीने के आखिर तक ये 2 लाख तक डेथ टोल ना पहुँच जाए। 10,000 के करीब अमरीकी हर रोज़ इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो प्रोजेक्शंस क्या कहती हैं कि ये कर्व जो है ये फ्लैटन होने जा रहा है या अभी तक अमेरिका में इसका पीक नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर एक बात ये है कि पीक तो न्यूयॉर्क में आपने देख लिया है, और पीक अब न्यूयॉर्क में फ्लैटन हो रहा है, तो दूसरी स्टेट्स में पीक जो है वो हमारा बढ़ रहा है। खोलने के हवाले से यही बात है कि मुतनाज़े एक हुकूमत भी और लोग भी एक अजीब डिलेमा में हैं, क्योंकि इकोनॉमी कंप्लीटली शट ऑफ नहीं की जा सकती, ना वो एकदम से खोली जा सकती है। लिहाजा जितना बेहतर हो सकता है कि इंटरवल से उसको समझ के, सोच के, देख के इकोनॉमी को दोबारा खोला जाए, उस पे काम हो रहा है। टेक्सास जो है वो यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और वो बड़ी जल्दबाजी में ऐसा लग रहा है कि खोले जाने की उसे कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसकी वजह से मुल्क में बहुत स्लम्प आया है। अच्छा। यहाँ के जो गवर्नर हैं ग्रेग एबर्ट, उनका कहना यह है कि इकोनॉमी जो फेजेस में खोली जाएगी, लेकिन वो फेजेस बहरहाल बहुत तेजी से खोले जा रहे हैं। अच्छा, ये जिसकी वजह से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन स्टेट्स में यकीनन उनकी सोच में फर्क होगा, थोड़ा सा वो वाजे कर देंगे। जी बिल्कुल फर्क है, और यहाँ पर एक डिवाइड सा नजर आता है, क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है वो अमूमी तौर पे इस चीज के हामी नहीं है कि एकदम से जो है वो इकोनॉमी को खोल दिया जाए। रिपब्लिकन्स जो है ऑन दी अदर हैंड, क्योंकि आई थिंक वो गवर्निंग हुकूमत में जब आप होते हैं तो आपका नजरिया वैसे भी अलग हो जाता है। उसके अलावा इलेक्शंस के आने का भी प्रेशर है सदर साहब पे, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी जो है उसको बूस्ट करने के लिए दोबारा खोला जाने की जल्दबाजी जो एक दिखाई जा रही है, वो हमें नजर आती है। ठीक है। अब शफक मोहम्मद साहब, आप बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। आप सियासतदान हैं, बरतानिया की पॉलिटिक्स पर नज़र भी रखते हैं। आज चीनी दफ्तर खारजा की जानिब से ये कहा गया है कि जो अमरीकी इंतज़ामिया है, ख़ासतौर पर सदर ट्रंप और उनके हामी, वो यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक को साथ मिलाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त वबा का तनाजुर है, वबा के तनाजुर में सियासत नहीं होनी चाहिए, आलमी सियासत नहीं होनी चाहिए। कैसा रिस्पॉन्ड है, क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बरतानिया के सियासतदान या फिर बरतानवी इंतज़ामिया? देखिए, अभी यहाँ पर लॉकडाउन है। अभी यहाँ यूके का टाइम 6 बजे पिछले घंटे में डोमिनिक रब जो है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने एक ब्रीफिंग दी है हमें पूरी टीवी पर, और उन्होंने कहा है कि आज फिर 440 मौतें हुई हैं कोरोना वायरस के जरिए से, और 5,600 नए केस आए हुए हैं। सो हमारी जो अंदाजन 30,000 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, सेकंड ज़्यादा है अमेरिका के बाद। और पहले इटली था काफ़ी आगे, लेकिन हम इस पिछले चंद दिनों में इटली से ज़्यादा हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर गुफ्तगू हो रही है लॉकडाउन कब रिलैक्स होगा, और ये खबरें आ रही हैं कि जो इतवार वाला दिन आएगा, वहाँ पर जो वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन है, उन्होंने ये एक ऐलान करना है कि लॉकडाउन को किस तरह ईज़ करना है। क्यों नहीं, हमने देखा है कि जर्मनी में इस हफ्ते लॉकडाउन अंगेला मर्केल ने ईज़ करने का फैसला किया है कि, लेकिन यहाँ बरतानिया में ये खबर आ रही है कि हमारे 4 इलाके हैं, नेशंस हैं जिसको कहते हैं, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स एंड इंग्लैंड, और ये यूके गवर्नमेंट का ये अंदाज है कि अलग अलग फैसले नहीं हो सकते।
अगर फैसला लॉकडाउन रिलैक्सेशन होगा तो पूरे मुल्क में होगा, ये नहीं हो सकता कि वेल्स अलग करेगा। लेकिन अभी जो आपने सियासत की बात की है तो ये मुख्तलिफ सोच आ रही है। सो जो स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर है निकोलस स्टर्जन, उन्होंने अभी कह दिया है कि लॉकडाउन को ईज करना शायद प्रेमेच्योर होगा, क्योंकि काफी फिक्र है कि सेकंड वेव जो आएगा यहाँ पर जी वो काफी डरली होगा। ठीक, तो बेहतर ये नहीं होगा कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेल्स का जो आपने एक मिसाल दी है तो उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेशन पे ये बात छोड़ दी जाए कि वो जो बेहतर समझे इस बारे में, क्योंकि सियासी टेंशन मुख्तलिफ इशूज पर रही है उनकी मेनलैंड ब्रिटेन के साथ। बिल्कुल, लेकिन उनका जो डिवॉल्व्ड पावर है वो हेल्थ में उनके पास ही है। ये स्कॉटलैंड में और वेल्स में जो हेल्थ डिसीजंस हैं ना वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक टेंशन हो गई है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स जो है ना सिर्फ कागज पर बॉर्डर्स है, वो टोटली ओपन है। जिस तरह पाकिस्तान में पंजाब और सिंध में कोई बॉर्डर नहीं है, वो हमारा भी यही हालात है। सो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि इनके जब जो बाउंड्री आती है वहां पर मुख्तलिफ लोग रहते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कारोबार होते हैं। ठीक ठीक जी रिजवान, यूनुस साहब से कोई सवाल? जी यूनुस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अभी बरतानिया के हालात जाने, अमेरिका के हालात जाने, तो पेरिस के क्या हालात हैं वहाँ पर? फ्रांस में कुछ खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर स्कूल्स खोलने का इंदिया दिया गया, लेकिन वालिदैन की जानिब से और असातिज़ा की जानिब से रजिस्ट किया जा रहा है। यहाँ पे 11 मई को लॉकडाउन में नरमी का इशारा तो दिया गया है यहाँ पे, लेकिन उसमें जो स्कूल्स की आप बात कर रहे हैं उसमें फ्रांस को 2 हिस्सों में इन्होंने तकसीम किए। वो इलाके जहाँ पे कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद बहुत ज़्यादा है उसको रेड जोन कहा गया है, वहाँ स्कूल अभी बंद ही रहेंगे 11 मई के बाद भी। लेकिन वो इलाके जो जहाँ पे सूरत हाल नॉर्मल है वहाँ पे स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन जो बच्चे स्कूल आएंगे वो भी वालिदैन के सवाबदीद पर होंगे कि आया वालिदैन चाहते हैं कि वो बच्चे स्कूल आएँ या ना आए। लेकिन उस हवाले से भी, सोशल डिस्टेंस के हवाले से भी, सीटिंग के हवाले से भी गवर्नमेंट इकदाम कर रही है। नेशनल असम्बली में इन्होंने जो है ना इस हवाले से तो 11 मई के बाद मरहलावार जो है ना नरमी के हवाले से तो उन्होंने वो तो राजी हो गए थे। लेकिन सेनेट में इसके खिलाफ जो है ना अपोजिशन की जमातें और कुछ हुकूमती अरकान ने भी इसकी मुखालफत की और उन्होंने कहा कि अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं और तो इसके हवाले से अगर मजीद केसेस बढ़ जाते हैं तो उस हवाले से हमारा लाया अमल क्या होगा। लेकिन हुकूमत की यही कोशिश है कि 11 मई के बाद मरहलावार जो नरमी है वो की जाए और मास्क लाजमी करार दी जाए पब्लिक प्लेसेस पे। लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट और जो रश वाली जगह हैं वो बंद रहेगी, सिनेमा घर वगैरह ये चीज़ें बंद रहेंगी और इसको मरहलावार इसको खोलेंगे। जी ठीक ठीक। मोना काजिम साहबा, ये बताएं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी वो पहले से बहुत हार्श थी। पोस्ट कोरोना सिनेरियो में व्हाट डू यू थिंक कि प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि इलेक्शन करीब भी है, तो क्या और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन करेंगे? अभी इन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर भी जारी किया था, कुछ अरसे के लिए इमिग्रेशन रोक दी, प्रॉबेबली 1 या 2 महीने के लिए। तो ये आगे चल के मज़ीद सख्ती होगी इमिग्रेंट्स पे, क्योंकि ये इशू ना सिर्फ यानी कि जो आपके लैटिन अमेरिकन हैं उनका है, बल्कि एशिया से भी जो बहुत सारे लोग अमेरिका जाना चाहते हैं, वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए है। अच्छा देखिए, यहाँ पर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के पर्सनालिटी को लेके जो है वो इस सवाल का जवाब मैं दूंगी। ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उनका जो ट्वीट्स जो है वो उससे आपको अंदाजा होता है कि वो किसी भी वक्त कोई भी पॉलिसी जो है उसे लागू कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उसे लगा सकते हैं। कोरोना के मामले में जो है वो जाहिर है उन्होंने सख्ती इख्तियार की इमिग्रेशन के हवाले से और उससे जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में बड़ी बेचैनी थी, क्योंकि जाहिर है लोग फंस गए अपनी जगह पे। इसके अलावा ग्रीन कार्ड होल्डर्स तक पे उन्होंने उनकी पॉलिसियां सख्त हुई हैं। लेकिन वही बात है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आने वाले उसमें उनका लायामल क्या होगा। उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देखते हुए यही हम तवक्को कर सकते हैं कि शायद वो पाबंदियां मजीद सख्त करें। नरम करना है तो आई डोंट थिंक। ठीक। और ये दो बड़ी जो मईशतें हैं, चीन और अमेरिका, और इनके दरमियान जो ये वायरस के ओरिजिन पर लेकर जो एक टेंशन है, कंफ्यूजन मुझे तो नजर आती है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में। एक दिन आप बड़ा डेफिनेटली कहते हैं कि जी किसी लैब से वो लीक हुआ है, वायरस स्केप किया है और उसके पास हम इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास हमारे पास ठोस शवाहिद हैं। फिर माइक पॉम्पियो कहते हैं कि जी हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन इसके सबूत मौजूद हैं। तो ये कितना खतरनाक है इस मौके पे कि दो बड़ी इकोनॉमीज आपस में टकराने जा रही हैं ऐसे?
अच्छा, एक तो देखिए इकोनॉमीज टकराने जा रही है, वो एक खतरनाक बात है। दूसरी खतरनाक बात जो इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है, और उसमें जो एक रिफ्ट नजर आती है हमें कि सदर कुछ कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कहती है, ब्यूरोक्रेसी कुछ कहती है। दिस इज वेरी डेंजरस। चाइना जो है वो उन्होंने आज ही एक अपना बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया है कि अमेरिका जो है वो ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ एक इंटरनेशनल क्रिमिनल केस बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें उनको जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की जा रही है कि उन्होंने ये सारी पूरी दुनिया में ये वायरस फैलाया और उनकी कोताही या लापरवाही की वजह से ये हुआ है। ऑब्वियसली दिस इज नॉट सिटिंग राइट विद चाइना, एंड यूएस जो है वो हुकूमत जो वो कर रही है वो तो आप देख ही रहे हैं कि वो चाहते हैं कि चाइना को इसका जिम्मेदार करार दे दिया जाए। ठीक ठीक है। शफक मोहम्मद, हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं बरतानिया से जो कोरोना वायरस के बाद मईशत की जुबूं हाली है। बरतानिया के हवाले से तारीख की बदतरीन मईशत की बदहाली कहा जा रहा है, और इसके लिए कुछ तैयारी कर रही है हुकूमत के लॉकडाउन को कैसे खोला जाए, मईशत को कैसे बहाल किया जाए, और उसमें कौन कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जिनको पहले खोला जाएगा। देखिए, अभी जो काफी लॉकडाउन तो करना आसान था, सभी सबको बाजारों बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें। अभी गुफ्तगू जो है कि अगर स्कूल हमने खोलने हैं तो किस तरह खोलेंगे, क्योंकि जिस तरह हमारी अक्सरियत यहाँ पर 23 बच्चे होते हैं एक क्लास में, वो गट्ठे बैठते हैं डेस्क में, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं नर्सरी में, वो टीचर्स के साथ काफी उनका क्लोज कॉन्टैक्ट होता है। लेकिन अभी किस तरह आप स्कूल खोलेंगे, सो ये गुफ्तगू जारी है। दूसरी है कि यहाँ जो दूसरे कारोबार हैं, मसलन रेस्टोरेंट हो गए, यहाँ पर पब्स काफी होते हैं, वो वहाँ भी लोग क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बैठते हैं, करीब करीब बैठते हैं, उसको दूर दूर किस तरह करें। सो ये सोच अभी है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स जो मैकडॉनल्ड्स हैं, काफी बहुत बड़ी ब्रांड्स है, यहाँ पर भी अमेरिका में या पाकिस्तान में भी बड़े बड़े शहरों में है। अभी वो वहाँ पर 15 जो मैकडॉनल्ड्स है ट्रायल पीरियड के लिए खुल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ जो ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे और वहाँ होम डिलीवरी होगी। सो रेस्टोरेंट अभी फुली नहीं ओपन है। और दूसरी ये है कि यहाँ पर जो कारखाने हैं वो भी धीरे धीरे से कह रहे हैं कि हमें वापस आना है। दूसरी है यहाँ पर एक स्कीम जो गवर्नमेंट ने लागू की थी कि 80% तनख्वाह जो लोग काम नहीं कर सकते प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में भी, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट सी, 39 बिलियन पाउंड स्टर्लिंग। सो ये बहुत बड़ा है 3 महीनों के लिए। और ये भी गुफ्तगू आ रही है, जो चांसलर हमारे ऋषि सुनक, वो कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल नहीं है। इसका नजरअंदाज ये है कि अगले 3 महीनों के बाद जो है ना, ये शायद ये स्कीम जो है ये इसको टेपर डाउन करेगा, क्योंकि काफी ये खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, और अभी कारोबार भी नहीं अच्छे हो रहे, जो टैक्स आ रहे, इनकम जो है वो काफी डाउन है। दूसरी ये बात है जो आपने बात की थी ये पहले, जो हमारे गेस्ट है यूएस से, कि चाइना की ब्लेम से, ये खबर का आई है हमारी तरफ से कि यूके में न्यू स्टेट्समैन जो है मैगजीन, उन्होंने पब्लिश किया। ये ईमेल्स मेरे पास भी आए हुए हैं, अमेरिका से ईमेल आ रहे हैं, वो जो है ईमेल्स भेज रहे हैं लोकल गवर्नमेंट में, सभी जो है काउंसलर बड़े बड़े शहरों से, और ये कह रहे हैं ये चाइनीज वायरस है और ये कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से है। ये हमारी नजरअंदाज में ये सिर्फ कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसका कोई बुनियाद नहीं है, लेकिन ये काफी चाइना को ब्लैकमेल करने के लिए, चाइना के प्रेशर डालने के लिए। और ये हमें ये नजरअंदाज यहाँ पर नजर आ रहा है कि सिर्फ हमें इसको कोरोना वायरस कोविड-19 से जानते हैं। यहाँ पर किसी ने वुहान वायरस का नाम नहीं दिया, ना किसी ने कोई इसको चाइनीज वायरस, सिर्फ अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप की आवाज से आ रहा है और इंडिया के मीडिया से आ रहा है, और किसी दुनिया में मैंने नहीं सुना कि इसको कोविड-19 और कोरोना वायरस से बगैर और नाम। अच्छा, एक सवाल है, ये इस पे भी बात करते हैं कि ये जो चाइना और अमेरिका के माबैन आगे जाके ये जो मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया चली गई थी कि आप दो अगेन कोल्ड वॉर की तरह 2 ब्लॉक बनने जा रहे हैं, एक चाइनीज ब्लॉक और एक अमेरिका। इस पे बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है मेरा, थोड़ा ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर का बताइएगा। पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में रहती है, और अनफॉर्चुनेटली माजी में यूरोप में रेसिज्म काफी रहा है। क्या अब जैसे चाइनीज वायरस का जो एक नारा वहां से अमेरिका से आ रहा है, तो कोई एशियन जो वहाँ पे कम्युनिटीज हैं उनके खिलाफ कोई गुस्सा या नफरत तो नहीं बढ़ रही यूरोप में, खासतौर पे ब्रिटेन में? ये जब से शुरू हुआ था पिछले कुछ 4 हफ्ते पहले, यहाँ मैं शेफील्ड में रहता हूँ, वो इंग्लैंड का चौथा शहर है। बर्मिंघम, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर के बाद हम काफी बड़ी तादाद है हमारी। और वहाँ में अफसोस से ये बताना पड़ता है कि यहाँ पर चाइनीज स्टूडेंट्स थे, और यहाँ पर जो अंग्रेज मकामी रहते हैं, उन्होंने
उन चाइनीज स्टूडेंट्स को हमला किया था, और वो हमें कहते हैं रेशली मोटिवेटेड अटैक थी, कि क्योंकि वो चाइनीज था, उन्होंने मास्क पहना हुआ था, उसको इल्जाम कर रहे थे कि आप सभी ने हमको भी तबाह कर दिया, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया। और वहाँ की जो हमारी साफ योर्कशायर पुलिस है अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। हमने भी चीफ कांस्टेबल से कहा है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, कोई आदमी ये नहीं करे कि लोगों से, लेकिन अफसोस ये है कि लोगों की समझ नहीं है। सो यहाँ पर चाइनीज रेस्टोरेंट्स को जो कारोबार थे जब खुले हुए थे उनका तो काफी डाउन था, लेकिन अफसोस है टाई जो है, टाई रेस्टोरेंट यहाँ पर होते हैं, वहां पर भी लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। सो यहाँ पे लोगों की कोई सोच नहीं है कि कहाँ से ये वायरस आ रही है। और ये हमारे शहर में जो चाइनीज रहते हैं अक्सरियत उनकी हांगकांग चाइनीज है, मेनलैंड चाइनीज नहीं थे। लेकिन प्रॉब्लम इज दे ऑल लुक अलाइक, तो इस वजह से शायद उनको अंग्रेजों को ये समझ नहीं आती। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं रिजवान, मेरे ख्याल में टाइम थोड़ा है। यूनुस खान साहब, फ्रांस में हमें खबरें जो मिल रही हैं कि वो पेरिस में तो भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो बहाली के हवाले से पोस्ट कोविड-19 इकदामात हैं उनमें एसओपीज के हवाले से आगाह कीजिएगा कि अब कैसे एसओपी सेट किए गए हैं, कि वो यूनिफाइड हैं या फिर अभी भी कुछ हिस्सों में अलग से एसओपीज नाफिज किए जा रहे हैं, और कुछ एयरपोर्ट से खबरें ऐसी आ रही हैं कि वहाँ पर अभी भी स्क्रीनिंग का अमल या फिर ग्लव्स और सैनिटाइजेशन का अमल उस तरह से कैरी आउट नहीं किया जा रहा। यहाँ पर तो फ्लाइट ज्यादातर जो है वो जो कमर्शियल फ्लाइट है वो मुअत्तल है यहाँ पे तकरीबन फ्रांस भर के जो एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पे जो हुसूसी फ्लाइट्स आ रही हैं उसके हवाले से इन्होंने हुसूसी तौर पे यहाँ पे उन्होंने इंतजाम किए थे। लेकिन यहाँ पे एक ओनली एयरपोर्ट है जहाँ पे 2-3 फ्लाइट्स आई थी और वहाँ पे थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हुई थी, उस वजह से ये चीजें रिपोर्ट भी हुई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट ना होने के बराबर है। यूरोप के साथ भी इन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी नहीं है, सिर्फ जो हुसूसी परवाजें आ रही हैं और उसमें भी चूंकि तादाद कम होती हैं और 1 या 2 फ्लाइट पर डे या 3 फ्लाइट होती है, तो उस हवाले से इन्होंने हुसूसी इंतजाम किए हैं चेक के। और वहाँ पे यहाँ पे इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं जो कि वहाँ से आ रहे हैं तो उनको चेक कर रहे हैं बाकायदगी से। ठीक, मोना काजिम साहिबा ये बताइए कि जो मैं अमेरिकन मीडिया फॉलो कर रहा था तो 2 किस्म की वहाँ पे इमिग्रेशंस जो है अमेरिका में इस वक्त महसूस की जा रही हैं। एक वो कि जो लोग समझते हैं कि नॉन वायरस डेस्टिनेशन है लाइक अलास्का, कि वहाँ जाने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि वायरस से बच सकें। दूसरा ये जो स्टेट्स रीओपन हो रही हैं, शायद जॉर्जिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वहाँ पे इकोनॉमी आप ओपन करते हैं तो लोग वहाँ जाके कोशिश करते हैं कि जो वो रोज़गार से महरूम हो गए हैं तो वहाँ पे जाके दोबारा वो काम करें। तो इस किस्म की जो मूवमेंट है ये कितनी मुश्किल है कंट्रोल करनी है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? देखिए, इसको बहुत डिस्करेज किया जा रहा है, हत्ता कि जो स्टेट्स बिल्कुल मिले हुए हैं जैसे वर्जीनिया, मैरीलैंड और डीसी है, उसके भी मेयर्स जो है, क्योंकि वो एक ड्राइवेबल डिस्टेंस है, दे आर लाइक 3 टाउन्स टुगेदर, मगर डिफरेंट स्टेट्स हैं, उनके मेयर्स भी यही कहते नजर आते हैं कि प्लीज क्रॉस ओवर ना करें ब्रिजेस। और इस वक्त जितना इसको कंटेन रखा जाएगा, ठीक है, जरिए मार्च के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन आज भी कोमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं हम छोड़ेंगे जिनका किराया नहीं जा रहा है या जिनको खाना नहीं मिल रहा है। तो हुकूमत बहुत कुछ कर भी रही है, लेकिन यहाँ पर इकोनॉमी के हवाले से जो परेशानी वो बहरहाल अपनी जगह है। और बाय दिस वीकेंड ये 43 स्टेट्स आउट ऑफ 50 स्टेट्स जो है वो खुलने का इनका प्लान है। तो 43 स्टेट्स जो है वो इस वीकेंड तक खुल जाएंगे। दूसरा यहाँ पे मैं एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगी वैक्सीनेशन के हवाले से, जो बहुत यहाँ पर डिफरेंट वो आ रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यूज। उसमें यह है कि देखिए, वैक्सीन जो है वो अभी एक प्रोसेस में है और वैक्सीनेशन के प्रोसेस जो है वो उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दे हैव टू टेक अ सर्टेन टाइम, और उसको जो है वो 12 से 18 महीने लगेंगे। तो बाय द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर और एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर कोई हतमी नतायज आएंगे। उसके अलावा ये भी है कि वो मिलियंस की तादाद में नहीं एकदम से लोगों को मिल जाएंगे, उसमें भी वक्त लगता है। तो उसके हवाले से भी बड़ी कंफ्यूजन है लोगों में। ठीक है। शफक मोहम्मद साहब, हम देख रहे हैं कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी आज एक दफ़ा फिर अपील की है कि अपने जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना है। इस वक्त कितना दबाव है, चूँकि कर्व जो है वो फ्लैटन होना शुरू हुई है, कमी आना शुरू हुई है, बहुत सारे ऐसे केसेस, नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन अमवात में किसी हद तक कमी की खबरें आ रही हैं। तो NHS को प्रोटेक्ट करने के हवाले से जो अपील आई है, अभी हेल्थ केयर सिस्टम पर उतना ही दबाव है या कुछ रिलीफ मिला है अभी तक?
लेकिन देखिए दो मसले यहाँ पर बताने में, एक तो जो कोरोना वायरस के जो काफी बहुत बड़ा स्ट्रेस हुआ है, लेकिन दूसरा ये कि जो आम आदमी है जिसको मसलन हार्ट कंडीशन है, किडनी का मसला है, उन्होंने अस्पताल जाना काफी कम किया है और उसकी वजह से काफी मौतें हुई हैं। सो यहाँ पर एक भी ड्राइव है जो कैंसर पेशेंट जो ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं उनको भी इंकरेज किया जा रहा है कि आप जो अपॉइंटमेंट है वहां पर जाएं, क्योंकि काफी यहाँ पर काफी फिक्र है लोगों के कि हॉस्पिटल में बगैर आपके पास कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर अस्पताल जाएंगे वहां से कोरोना आप इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो ये काफी एक बहुत बड़ी कैंपेन जारी है। और यहाँ पर हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जो हेल्थ केयर विक्टिम्स थे, अक्सरियत उनके जो हमारे अशाई हैं, पाकिस्तानी, इंडियन और अफ्रीकन जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी हुई है यहाँ यूके में। वो यहाँ पर ये नोट किया जा रहा है कि जो हमारी काली BME कम्युनिटी जिसको कहते हैं, जिसमें हम भी शामिल होते हैं, अफ्रीकन भी शामिल होते हैं, उनकी डिस्प्रपोर्शनेटली कोरोना वायरस के विक्टिम पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक गार्डियन न्यूज़पेपर है, उन्होंने खबर दी थी कि पाकिस्तान यहाँ बर्मिंघम के इलाके में 5 पाकिस्तानी जो दोस्त थे, एक ही उम्र के थे, एक कारोबारी से, बहुत बड़ी शख्सियत से, कारोबार के हवाले से और सियासी शख्सियत से, और उन्होंने चंद हफ्तों में वो ये 5 ही दोस्त जो है ना कोरोना वायरस के विक्टिम्स हो चुके हैं। और ये उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी उनके हवाले से की थी कि ये जो है और यहाँ पर हर दिन कुछ न कुछ दर्दनाक स्टोरी आती है, और हर दिन ये होता है कि हमारी कम्युनिटी, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से हर दिन खबर आती है कि यहाँ कुछ कोई आदमी जो है, जो औरत जो है, वो कोरोना वायरस के विक्टिम हुए हैं। लेकिन यहाँ पर जो NHS है, उन्होंने ये क्या किया है कि यहाँ ये 1 मिलियन 10 लाख अंदाजन आपके जो नंबर्स हैं, उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं लोग जो उनके कहते हैं हाई रिस्क कैटेगरी। उन्होंने उनको फूड पार्सल्स भी दिए हैं। यहाँ पर जो हमारे हेल्थ सेक्रेटरी थे माठांग कॉकोक ने एक कैंपेन लॉन्च की थी, NHS सपोर्टर्स जो है, वॉलंटियर्स। थैंक यू सो मच शफक मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपके टाइम का, आपके कमेंट्स का। मुना काजिम साहिबा, थैंक यू सो मच एज वेल। यूनुस खान साहब, बहुत शुक्रिया, अभी हमारे साथ थे फ्रांस से। रिजवान, ये जो बात कर रहे थे, तो एक आपको बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया यूरोप का और अमेरिका का, कैसे डिवाइड है मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनकी सोच में खास। और बाज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इंडिया और अमेरिका चाइना की दुश्मनी में एक तरफ खड़े हैं, बाकी कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, उनके जिस किस्म के फजूल इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं। लेकिन साथ साथ ये भी पता चल गया कि इस वक्त जो मैं फील कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जिस तेज़ी के साथ काम किया है और SOPs जारी किए हैं और लोगों में अवेयरनेस दी है, तो इवन के यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि वहाँ पे वायरस का फैलाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो मुझे पीछे नज़र आते हैं काफ़ी। अभी उसमें थोड़ा सा जो हम ये समझते हैं कि शायद पीक फैक्टर हमारा, और थोड़ा सा हमारा जो अल्लाह ताला का करम रहा कि हमारे मुल्क में, हमारे ख़ित्ते में इम्यूनिटी का सिस्टम काफ़ी बेहतर है, हमारे लोग काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंट हैं वायरसेस के ख़िलाफ़, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो माहिरीन बताते रहे हैं। पाकिस्तान में चूँकि कारोबार को बहाल करना है, इंडस्ट्री को बाकायदा तौर पर जो हमारा कंस्ट्रक्शन है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया है, सनत का दर्जा दे दिया गया है। अब पाकिस्तान जब हम बात करते हैं रीओपनिंग की पोस्ट कोविड-19 सूरत हाल कैसी होगी, तो उसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि चूँकि इसका आगाज़ चीन से हुआ था, पहला शिकार चीन हुआ, तो जो बहुत सारे ममालिक हैं वो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स शिफ्ट करेंगे, और पाकिस्तान के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल। सरदार तरीन रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? बहुत शुक्रिया सरदार साहब। वालेकुम सलाम। सरदार साहब, मैंने आपसे पहले 2-3 बड़े क्विक क्वेश्चंस करने हैं, और वो सवाल ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से मुताल्लिक हैं। ये बताएं कि आपने पाकिस्तान की सबसे बुलंद कामत बिल्डिंग इस्लामाबाद में बनाई, कितना अरसा लगा इसको? शहजाद साहब, ये बिल्डिंग तकरीबन कोई 5-6 साल में, इसका पहला जो सेगमेंट था शॉपिंग मॉल का, वो ओपन हो गया था। और उससे पहले आपने नक्शे पास करवाए होंगे, डिजाइन, वो सारी तैयारी, उसमें कितना वक्त लगा? वो तकरीबन 1 साल का, ये 8 से 12 माह का तकरीबन टाइम होता है इस टाइप का। अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए 12 माह। अब सर सवाल ये है कि बिल्डर्स जो यकीनन आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में एक अगर नक्शा पास कराने जाएं तो 15 से 17 डिपार्टमेंट से आपने अप्रूवल लेनी है, लोगों की मिन्नतें करनी है, पीछे भागना है, वक्त लगना है, और हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने मईशत को चलाना है, तो ये सारे रेड टेपिज्म, ये बॉटलनेक्स कैसे खत्म करेंगे आप? देखिए शहजाद साहब, जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप लिए, और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इस वक्त जो आपकी अप्रूवल का सारा प्रोसेस है वो रिड्यूस होकर उन्होंने 45 डेज का कर दिया। अब जब आप कभी LDA में, RDA में, KDA या CDA जैसे इदारों में जब आप अप्रूवल के लिए जाते हैं,
तो एक तो ये है कि इनकी अप्रूवल, इनके जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सेफ्टी से रिलेटेड हूँ, फायर फाइटिंग से रिलेटेड हूँ, तो वो सारे के सारे चूंकि उसी इदारे के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, तो इसमें यह है कि उन सब के लिए टारगेट ये है कि वो सारी जो अप्रूवल्स है, एनओसी जो रिक्वायर्ड होंगे उस बिल्डिंग प्लान के लिए, वो 45 डेज के अंदर करेंगे। तो मेरा ख्याल है ये, चूंकि इस वक्त आपने देखा कि बड़े सिग्निफिकेंट किस्म के स्टेप लिए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक तो कंस्ट्रक्शन को सनत का दर्जा दे दिया। अब ये इंडस्ट्रियल जो आपकी जितनी भी प्रिविलेज होती है वो कंस्ट्रक्शन भी इंजॉय कर सकेगी। ठीक, और उसी के साथ ये है कि इसके लिए जितने भी आप आसानी है, अब आप ये देखें कि जो लिटिगेशन है उसके लिए सिविल जज की सतह पे इसके लिए कोर्ट एस्टेब्लिश होने जा रही हैं, टैक्सेशन के हवाले से, इनकम टैक्स के हवाले से, सीवीटी के हवाले से, तो बहुत सारा रिलीफ मिला। हम ये चाह रहे हैं कि चूंकि इस वक्त कोरोना की वजह से जो इंटरनेशनली आपको दबाव का सामना है, आपको जो चीज बाहर से आपको बेनिफिट नहीं मिल सकता, वो बेनिफिट आपको लोकली मिलना चाहिए। एक छोटा सा सवाल और सरदार साहब, रिजवान आपकी इजाजत से, जी, प्लीज। ये सीडीए बिल्डिंग बाय लॉज कब फाइनल कर लेगा, ये बता दें। देखिए, बिल्डिंग बाइलॉज तो इनके ऑलरेडी बने हुए हैं, उसमें जो छोटी छोटी जो अमेंडमेंट्स है ना, वो तो एक ये है कि जिस तरह के पुराने रेट से अभी सीडीए ने इस वबा से सर बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहां बिल्डिंग्स तैयार खड़ी हैं, उन्हें एनओसी नहीं मिल रहा, बाय लॉज अगर होते तो वो होना काम ना हो जाता। नहीं शहजाद साहब, उसमें यह है कि देखिए इस्लामाबाद में एक्चुअल जो बेसिकली गवर्नेंस होती है ना, वो जोनिंग रेगुलेशन के हवाले से जोन 2 है, 1 है या 3 है। तो कुछ बिल्डिंगें ऐसी जगहों पे अनफॉर्चुनेटली बन गई हैं कि जो जोनिंग रेगुलेशन की वायलेशन है, लेकिन जो रेगुलर जोनिंग के अंदर आ रही है, मेरा हाल है उन बिल्डिंग के बाइलाज के हवाले से कोई इम्बिग्विटी नहीं है। और अगर कोई इम्बिग्विटी है किसी जगह तो वो अगर कोई पॉइंट आउट करेगा तो हम उसकी हेल्प करने को तैयार हैं। लेकिन ओवरऑल बाइलाज नहीं, बल्कि ये हुआ है कि प्रेजेंट हमारी जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, उन्होंने जो एफआईआर यहाँ पे जो आपका कवर्ड एरिया था उसका रेट उन्होंने काफी रिवाइज कर दिया और रेट नीचे लेके आए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग बने, बजाय इसमें कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड अफेक्ट हो, आप हाई राइज बिल्डिंग की तरफ जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक जी। चलिए सरदार साहब, ये तो होगी इस्लामाबाद की बात। सरदार साहब, ये तो होगी इस्लामाबाद की बात, और इस्लामाबाद के इन्वेस्टर्स या फिर बिल्डर्स जो हैं वो उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी हैं और मास्टर प्लान भी है सीडीए का। थोड़ी सी हम बात करेंगे लाहौर की या फिर बाकी अपॉर्चुनिटीज़ की। मोटरवे के साथ बहुत सारे ऐसी हम देख रहे हैं सोसाइटीज़ बन रही हैं जो कि कमर्शियल भी हैं, स्मार्ट सिटीज़ भी हैं, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के क्या चांसेस हैं? अब ख़ास तौर पर वो लोग जो बैरून मुल्क मुकीम है, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी है, वो वापस आना चाहते हैं, पोस्ट कोविड-19 इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आना चाहते हैं, उनके लिए क्या रायतें हैं अगर हम पंजाब की बात करें तो? देखिए, एक तो ये है कि पंजाब के में हमारे पास इस वक्त को 9-10 हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं, जो जिसमें से हमारे 7 जो हैं जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर उनके लिए काफी मराहत मौजूद हैं, टैक्स हॉलीडेज मौजूद हैं। अगर वो यहाँ पे आएंगे तो पंजाब के अंदर जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल मौजूद है, स्किल लेबर मौजूद है और पोटेंशियल काफी सारा मौजूद है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं कि पंजाब में आपकी ग्रोथ कई 100%, मतलब 200-300% आप ग्रोथ तक जा सकते हैं। उसके लिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है वो भी एक्सपेंड करे, और जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी, और सिर्फ पंजाब से 7.7 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर है, वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनके लिए बड़ी पोटेंशियल मौजूद है। जो आपने हाउसिंग सेक्टर के हवाले से पूछा, बिल्कुल जो हाउसिंग की जो स्कीमें हैं हमारी लाहौर या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एलडीए के जुरिस्डिक्शन में आती हैं, फैसलाबाद के अंदर है, गुजरावाला में बन रही है, उन जो रेगुलराइज गवर्नमेंट से प्रॉपर अप्रूव्ड स्कीम्स है उसके अंदर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहेगा, चाहे लोकली हो या ओवरसीज पाकिस्तानी आएंगे, तो देखिए एक तो ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि गवर्नमेंट इस वक्त ये कह रही है कि आपसे आपका सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो उनके लिए एक सरदार साहब सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभी शहजाद ने जो आपसे पूछा कि इस्लामाबाद के लिए जो नक्शा पास करवाने के लिए या बाकी जितने भी आपको 17-18 डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, पंजाब में इससे ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है? आपको नक्शा पास करवाना है या जमीन की फर्द जो है उसके हुसूल के लिए कचहरी के बहुत सारे या पटवारी के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखिए, कई मीटिंग्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद भी इस चीज का नोटिस लिया है कि बाद लोग आरडीए के हवाले से, एलडीए के हवाले से या दूसरी हमारी जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है उनके हवाले से जब लोग कंप्लेन करते हैं, इसका प्राइम मिनिस्टर साहब के नोटिस में है। और आपने ये देखा है कि बड़ी फ्रीक्वेंट आरडीए के अंदर और एलडीए या दूसरी अथॉरिटीज में चेंजेस भी लाई गई हैं, और जो ऑफिसर वहाँ पे परफॉर्म नहीं करते उनकी अकाउंटेबिलिटी भी हो रही है कि अगर लोगों को बेजा तंग किया जाए या खामखाल लोगों की स्कीमें अप्रूव नहीं की जाए। तो मेरा ख्याल है कि इसके हवाले से हम बिल्कुल गवर्नमेंट विजिलेंट है। अगर कोई कंप्लेंट सामने आएंगी, पटवारी का देखें निजाम काफी हद तक जो है, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये डिजिटलाइज ऑपरेट हो और जो आपका मैनुअल सिस्टम के अंदर जो ब्लैकमेलिंग वाला फैक्टर है उसको कम से कम किया जाए।
ये ओवरसीज पाकिस्तानीज किस एरिया में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रखने में दिलचस्पी रखते हैं? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी जो पंजाब में हमारे साथ जो इस जी। वक्त जो राब्ते में स्पेशली अमेरिका से, यूरोप से, जी, यूके से काफी सारे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो आपका लाइफ स्टॉक के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, डेयरी सेक्टर के अंदर बहुत सारा मौजूद है। देखिए, लाइफ स्टॉक में यह है कि हमारी जो मीट एक्सपोर्ट है पंजाब के अंदर कुछ 16 करोड़ के करीब हमारे पास जानवर है, जबकि मैं आपको एक मिसाल दूं कि यूरो गाय के पास सिर्फ 1.5 करोड़ जानवर हैं और वो $2 बिलियन का गोश्त जो है एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास 16 करोड़ एनिमल सिर्फ पंजाब के अंदर है और हम कुछ $100-125 मिलियन का गोश्त बाहर दे रहे हैं। तो लाइफ स्टॉक के हवाले से जितने हमारे ओवरसीज स्पेशली यूके और बेल्जियम, नॉर्वे से लोग हमारे पास दिलचस्पी ले रहे हैं, हम उनको गाइड भी कर रहे हैं, अपने महकमों के साथ भी कर रहे हैं। एक ब्रिटिश कंपनी ने यहाँ पे आके काम शुरू कर लिया ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म के तौर पे। तो लाइफ स्टॉक के अंदर, डेयरी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल मौजूद है। पंजाब में तल्ब के ऊपर बिल्कुल काम नहीं हुआ, आपकी बहुत सारी जो फ्रूट और क्रॉप्स हैं वो ज़ाया हो जाती है। हमारा लास्ट ईयर में $450 मिलियन का मैंगो हम एक्सपोर्ट नहीं कर सके, $250 मिलियन का ऑरेंज हम बाहर सिट्रस एक्सपोर्ट नहीं कर सके, ना हमारे पास कोल्ड स्टोरेज है, ना हमारे पास पल्पिंग के प्लांट्स हैं। हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सेंट्रल पंजाब और साउथ पंजाब के अंदर लोग कोल्ड स्टोरेज को एस्टेब्लिश करें, प्लस इसके ऊपर पल्प इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश किया जाए, जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में आपके पास अल्लाह ताला के फजल करम से बेहिसाब आपके पास फसलें होती हैं, फ्रूट होता है, पोटैटो होता है, टमाटो होता है, लेकिन आप उसको जाया कर जाते हैं ये चीजें ना होने की वजह से। ओवरसीज पाकिस्तानी इसके अंदर काफी इंटरेस्टेड है, तो हम उनके साथ राब्ते में भी और इंशाल्लाह इसको हम आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया सरदार तनवीर इलियास साहब, चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड पंजाब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और शहजाद, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कंस्ट्रक्शन को तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया, लेकिन अभी जैसे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, सरदार साहब बता रहे थे कि वो ज़रा इन्वेस्टमेंट जो है वो अगेन ज़राअत के हवाले से वो काफ़ी हद तक इंटरेस्टेड हैं कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन साथ साथ ज़राअत और हमारे लिए जो कंस्ट्रक्शन और रियल स्टेट सेक्टर को वो ज़रा महफूज समझते हैं। बिल्कुल कि उसमें इन्वेस्टमेंट आप कर दें और कुछ अर्से बाद रिटर्न मिल जाएगा, आपको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, मॉनिटर नहीं। तो ये बात अपनी जगह पे बहरहाल सरदार साहब बेहतर इस पर जानते हैं जो कमेंट कर रहे थे। सज्जाद बरगी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अमेरिका के सदर हैं। बहुत शुक्रिया सज्जाद बरगी साहब। थोड़ा ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील की पाकिस्तानियों से, चाहे वो मुल्क में हो या बैरून मुल्क हो, कि आप मदद करें हुकूमत पाकिस्तान की और पाकिस्तानी गरीब बहन भाइयों की। आप पीटीआई अमेरिका के सदर हैं, फंड रेजिंग के हवाले से पीटीआई का बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है, इस अपील के बाद क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वहाँ से? फर्स्ट ऑफ ऑल जी थैंक यू सो मच। रिस्पॉन्स बिल्कुल है जी, बड़ा पॉजिटिव है। हालांकि हम समझते थे कि जब ये अपील हुई है तो क्योंकि डिफ़िकल्टीज हर जगह पे हैं, वहाँ पे भी जो लोग हैं आजकल घर पे बैठे हैं, काम नहीं है, लेकिन हमारी कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे हैं यूएसए में, उन्होंने बड़ी पॉजिटिवली इस पे रिस्पॉन्ड किया है। और ना सिर्फ इंडिविजुअल बेसिस पे बल्कि हमारी जो नॉन प्रॉफिट बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने फंड भी दिया है और यहाँ पे लोकली भी वो हमें भेज रही हैं चीज़ें, पैसे भेज रहे हैं ताकि लोगों की यहाँ पे हेल्प की जाए। सो लिविंग अब्रॉड जो पाकिस्तानीज हैं उनको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख्याल है कि डिफ़िकल्टीज पाकिस्तान में वहाँ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है एंड दे नीड टू हेल्प। सज्जाद बरगी साहब, सोशल डिस्टेंसिंग तकरीबन तमाम ममालिक में लागू है और एसओपी का हिस्सा है। हम देखते हैं जब भी रमज़ान मुबारक आता है तो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तान एक दूसरे से रब्ता रखने के लिए इफ्तार डिनर्स का एहतमाम करते थे, या फिर तमाम लोग चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, वो तो पाकिस्तानी होने के नाते मुसलमान होने के नाते एक जगह इकट्ठे होते थे। तो इस दफ़ा कैसे कम्यूनिटी से रब्ता किया जा रहा है, लोग आपस में रब्ते में कैसे रह रहे हैं, और ख़ास तौर पर जैसे शहजाद ने आपसे पूछा कि जो फंड रेजिंग का सिलसिला है, कुछ उसके लिए मैकेनिज्म तय हुआ है कि अब कौन से लोग हैं जो रब्ता करेंगे या फंड कहाँ पे जमा करवाया जाएगा, लोगों को गाइड कैसे किया जाएगा? देखिए जी, पहली बात तो जो आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात की, एब्सोल्युटली वहाँ पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में वहाँ पे ज़्यादा है। और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में तो होता ही था इफ्तार, तरावी पे लोग मसाजिद में जाना, तो हमारे यहाँ तो अभी इस वक्त मसाजिद जो हैं वो बंद हैं। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो अभी भी लोग जा रहे हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, वहाँ पे इट इज़ टोटली क्लोज्ड, कोई नहीं मस्जिद में जा रहा, कोई इस तरह की वहाँ पे गैदरिंग्स नहीं हो रही, कोई तरावी नहीं हो रही।
कर ये रहे हैं कि वो तरावी जो है वो लोग ऑनलाइन अपने तरीके से गैदर करके घर से कोई पढ़ता है और बाकी लोग उसको फॉलो करते हैं। राइट, सो दैट्स हाउ दे आर डूइंग इट। ठीक ठीक। जहां तक आपने फंड रेजिंग का जिक्र किया, देखिए कोई एज सच बाज़ाब्ता तौर पे फंड रेजिंग तो आजकल हो नहीं सकती है, ये सब ऑनलाइन है। तो कोशिश यही की जा रही है कि लोगों को और ऑर्गेनाइजेशंस को पर्सनली रीच आउट किया जाए, और जो हमें अकाउंट नंबर दिए गए हैं यहाँ से पाकिस्तान के, जिसमें कि वो लोग पैसे जमा करा सके अपने, ठीक। तो दैट इज व्हाट पीपल आर डूइंग, वो वहां से अपने पैसे। अच्छा, आप बरकी साहब, आप काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम है, क्या ये बेहतर नहीं कि इस मौके पे अगर लोग उस तरह फंड रेजिंग में हिस्सा नहीं ले सकते तो कम से कम वो साहिब हैसियत पाकिस्तानी ये कर सकते हैं कि उनकी जो अमेरिका के अंदर शायद बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तानी बैंक्स में ट्रांसफ़र कर दें। जब यहाँ पर डॉलर ट्रांसफ़र होगा तो वैसे पाकिस्तानी इकोनॉमी को एक क्वेश्चन मिलेगा। मतलब आप वो कोई फंड रेजिंग नहीं कर रहे, आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ एक बैंक से उठा के आप दूसरे बैंक में डाल रहे हैं। बरकी साहब, हाँ जी, आई थिंक जी बहुत अच्छी सजेशन है ये, और इस पे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है, लेकिन ये मेरा ख्याल जब तक कोई गवर्नमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इसका ऐलान ना किया जाए, रिक्वेस्ट ना की जाए, तो लोग हेसिटेंट होते हैं। आई थिंक ये अगर आई विश के कोई हमारी यहाँ के जो मिनिस्ट्री है रिलेटेड टू दिस, वो ये रिक्वेस्ट करे स्पेशली लोगों से कि कम्युनिटी या ताशिया रिक्वेस्ट करें, एम्बेसडर्स करें, कौन करे? एम्बेसडर नहीं कर सकते। आई थिंक यहाँ के जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो मॉनिटर करती हैं इन चीज़ों को, या इवन दी प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, वो भी रिक्वेस्ट कर सकता है पाकिस्तान इज लिविंग अब्रॉड कि भाई आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं या आपकी सेविंग्स भी जो हैं, अगर आप वो पाकिस्तानी बैंक्स में उनको रखना शुरू करें तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड आई एम श्योर कि लोग जरूर करेंगे, बिकॉज नाउ दे आर मोर कॉन्फिडेंट कि उनके पैसे जो हैं वो वेरी राइट। ठीक, बहुत शुक्रिया। सजाद बरकी साहब अमेरिका से हमारे साथ मौजूद थे। जी रिजवान, ये अगर इस तरह हो और पाकिस्तान में पाकिस्तानी अमेरिकन ख़ास तौर पे डॉक्टर्स, बहुत अच्छे इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, आपके IT प्रोफेशनल्स हैं, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा भी अगर ट्रांसफ़र करें पाकिस्तानी बैंक्स में तो ये बहुत बड़ी तादाद बन जाएगी। और एक बहुत बड़ी अहम ये है कि अमेरिका और यूरोप ये फैमिली डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ से आपको हर महीने उस तरह रेमिटेंस नहीं आती जैसे मिडिल ईस्ट से आती है। और ये क्योंकि वहीं कमाते हैं, वहीं फैमिली है, वहीं रहते हैं, तो कम से कम ये इतना कर सकते हैं कि आप ठीक है प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट में अगर पैसे नहीं डाल रहे किसी वजह से, तो कम से कम आप इन्वेस्ट करें, इस जस्ट कि आप एक बैंक से उठा के दूसरे बैंक में। रेमिटेंसेस मुतासिर हो रही हैं। आप जो हमारा ज़र मुबादला जिसकी हम बात करते हैं कि जितने डॉलर्स पाकिस्तान के बैंक्स में, हमारे लोकल बैंक्स में मौजूद होंगे, उससे पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा, इकोनॉमी को सहारा मिलेगा, और जो ट्रस्ट डेफिसिट रहता है दूसरे ममालिक को या बैरूनी दूसरे ममालिक के जो सरमायाकार हैं उनको, तो वो कम करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और आई थिंक इट्स ब्रिलियंट आइडिया कि अगर हम वो हमारे पाकिस्तानी लोग जो अमेरिका और यूरोप में हैं, वो अगर अपनी इन्वेस्टमेंट अपने अंडर रहते हुए अपने ही अकाउंट्स में रख लें तो उससे आई थिंक वो सेफ भी रहेंगे, और अगर उन्हें कोई शकूक शुबहात है तो वो भी नहीं उस पर पैदा होंगे। इसी नोट के साथ ट्रांसमिशन में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, हेडलाइंस होंगी, हेडलाइंस के बाद आसमा इकबाल और शहजाद रजा आपके साथ होंगे। आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के साथ रहिए।